छात्रों, आज हम विद्या निवास मिश्र के तुम चंदन हम पानी की चर्चा करेंगे और इस निबंध के विषय में जानेंगे कि इस निबंध में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विद्या निवास मिश्र हिंदी के प्रतिनिधि ललित निबंधकार माने जाते हैं। तुम चंदन हम पानी उनका एक ललित निबंध है, जिसके लिए हम निम्नलिखित या प्रस्तुत बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला बिंदु है रोचक प्रारंभ। तुम चंदन हम पानी का प्रारंभ रोचक ढंग से निबंधकार ने किया। निबंध का शीर्षक ही काव्यात्मक है और रैदास के भजन की एक पंक्ति से लिया गया है। कथात्मक शैली में निबंध का प्रारंभ करते हुए निबंधकार ने लिखा है कि घर में पिताजी और दो प्रतव्य पूजा पाठ बहुत निष्ठापूर्वक करते हैं, इसलिए 3 ओर से कम घर में ही हैं। प्रतिदिन इन पर चंदन और प्रायः मलयागिरी चंदन ही घिसा जाता है। 5-6 वर्ष का था मैं अपने बड़े प्रतव्य के पास जाकर चुपचाप बैठ गया और उनका महीन स्त्रोत पूर्वक चंदन घिसता देखता रहता था। तो इस प्रकार बहुत रोचकता के साथ इसका प्रारंभ किया है। उसके बाद देखते हैं कि संदर्भ बहुलता कि इसका अनेक स्थानों पर संदर्भ दिया गया है। ललित निबंधों में बहुत हल्की फुल्की बातों पर गंभीर ढंग से चर्चा की जाती है, किंतु बीच बीच में विभिन्न शास्त्रों काव्य ग्रंथों के संदर्भ दे देकर उसको गंभीर बनाया जाता है। आलोच निबंध में कहीं जयदेवव्रत गीत गोविंद के, कहीं कालिदास के, कहीं तुलसी के, कहीं पुराण और स्मृतियों के, तो कहीं शाक्तों की रक्त चंदन परंपरा के उल्लेख भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इससे संदर्भित जो भी प्रसंग हैं उनको निबंधकार ने प्रस्तुत किया। उसके बाद हम देखते हैं कि भावात्मकता का प्रधान, विचार प्रधान या विषय प्रधान निबंधों में बुद्धि तत्व का प्रधान होता है और ललित निबंधों में भाव या हृदय तत्व का प्रधान होता है। इस प्रकार ललित निबंध भावात्मक निबंध के अधिक निकट होते हैं। आलोच निबंध भी भक्ति भावना के उत्कर्ष की चर्चा की गई है और भगवान के महान बेहतर रूप के आगे भक्त के सर्वभावेण समर्पण में कितना आनंद आता है। उसके बाद इस निबंध में और एक विशेषता देखने को मिलती है, लालित्यपूर्ण पदावली। कोमलकांत पदावली के प्रयोग द्वारा लालित्य की सृष्टि करने के कारण ही इन निबंधों का नाम ललित निबंध पड़ा है। लालित्य के साथ साथ भागवत लालित्य भी अपेक्षित होता है। यहाँ आलोच निबंध में ललित पदावली का एक उदाहरण देखा जा सकता है। पर जो अभागा आदमी इस चंदन को घिसकर अपनी प्रेयसी का अंग राग बना डालता है या अपने शारीरिक ताप का उपशम साधन मात्र समझने लगता है, उसका जागृत परिस्फुट और प्रमुदित चिदंश पुनः उसकी प्रिया की विलासरम बिंदुओं
या उसकी ही कायिक मलिनताओं में घुसकर विलुप्त हो जाता है। उसके बाद इस निबंध में विशेषता है व्यंग्यात्मकता से युक्त। निबंध को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निबंधकार व्यंग्यात्मकता का भी प्रयोग करता है। ललित निबंध में व्यंग विनोद की चुटकियां लेते हुए निबंधकार अपने अंतर्मन की व्यथा को व्यक्त करता है। समाज की विसंगतियों पर प्रहार करता है और इसके लिए वह व्यंग का सहारा लेता है। प्रस्तुत निबंध में एक स्थान पर वामपंथी चिंतकों पर व्यंग किया गया है। खुशामद करने वाले लोगों पर तीखा व्यंग भी निबंधकार ने किया है। निबंधकार लिखता है कि मैं जानता हूँ ऐसे परार्थ घटकों का कहीं भी जाइए अभाव नहीं। साहित्य के क्षेत्र में जाइए तो कई एक ऐसे साहित्य के सेवी मिलेंगे जो किसी न किसी पुजारी के लिए रात दिन चंदन उतारते ही रहते हैं। बदले में कुछ दान दक्षिणा मिल जाती है। राजनीति के क्षेत्र में बड़ा पुजारी केवल आरती के समय ही आता है। तो इस प्रकार उन्होंने व्यंग्य शैली को भी इसमें अपनाया है। व्यंग्यात्मकता इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद इस निबंध में हम देखते हैं प्रतीकात्मकता के लिए और आलंकारिकता के लिए। ललित निबंध में शैलीगत लालित्य, कथात्मक तथा आलंकारिक शैलियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रस्तुत ललित निबंध में चंदन को भक्त की अस्मिता, अहंकार का प्रतीक मानकर व्याख्या की गई है। एक उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि निबंधकार ने की है। निबंधकार कहते हैं कि पर मैं तो ये मानता हूँ कि चंदन जो भी हो, किसी रंग में भी सना हो, वह हमारी विश्व भावना का ही एक शुष्क प्राय खंड है, जिसे रस सिक्त करना हमारा सतत कर्तव्य है। जिस किसी भी शिला का हम होरहा बनवाएं, वह धरती पर टिकी हो, संघर्षण में वह डगमगाने वाली न हो। तत्वतः हम ही चंदन है, हम ही पानी है, हम ही होरखा है, हम ही कटोरी हैं जिसमें चंदन रखा जाता है। तो इस प्रकार से कवि इस प्रकार से निबंधकार प्रतीकात्मक और आलंकारिक शैली को इसमें अपनाता है। उसके बाद है लोक संस्कृति का आख्यान। जैसा कि अभी बताया गया है कि प्रस्तुत निबंध में लेखक द्वारा चंदन की चौकी, चंदन की किवाड़ें, चंदन का हाथ छापा लगाने की चर्चा लोक संस्कृति के ही क्षेत्र में आती है। मिट्टी की गौरी गणेश की मूर्ति भी लोक संस्कृति के ही क्षेत्र से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से निबंधकार भारतीय लोक संस्कृति को भी इसमें स्थान देता हुआ चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पांडित्य पूर्ण प्रदर्शन की ललित निबंधकार पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न शास्त्रों के
संदर्भ दे देकर विषय को और गंभीर बनाने का प्रयास करते हैं। आलोच निबंध में लेखक कहीं वैष्णवों, कहीं शाक्तियों की पूजा उपासना पद्धति का, तो कहीं चंदन के विविध भेदों का पांडित्यपूर्ण वर्णन निबंधकार करता है। तो इस प्रकार उसका ज्ञान दर्शनीय है। ललित निबंधकार मनमौजीपन से भटकता है, बहकता है, चलता है। इससे विषय का सूत्र हल्के फुल्के ढंग से विस्तारित किया जाता है। इस निबंध में पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपने पिता कर्तव्यों द्वारा चंदन घिसने की घटना का उल्लेख करके प्रारंभ किया, किंतु उसके बाद फिर प्रभु चंदन क्यों है का विचार आता है। कभी वामपंथी पाश्चात्य विचारकों द्वारा मनुष्य को प्रमुखता देने की बात मस्तिष्क में आती है, फिर जयदेव के गीत गोविंद तक पहुँचता है। उसके बाद नार वर शब्दों की व्याख्या करने लगता है। उसके बाद नमो नारायण कहने वाली अभिवादन प्रणाली, उसके बाद बड़े दादा के द्वारा गौरी गणेश में प्राण प्रतिष्ठा करने आदि विभिन्न प्रकार के बातों के लिए निबंधकार इसमें साझा करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्यानिवास मिश्र का ये एक ललित निबंध है और ये ललित निबंध विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से युक्त है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।